हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए कंप्लीट करेंगे, टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम फ्रॉम द चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा ये टॉपिक वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पीएनसी से। रिसेंट ईयर में आईआईटी मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पर मल्टीनोमियल के आइडिया ही यूजफुल रहा है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है, मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। एक तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ग्रुप। डिवीजन इनटू ग्रुप एक टॉपिक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। वहां पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, ग्रुप्स में भी डिफरेंट, ग्रुप्स में भी आइडेंटिकल, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज डिफरेंट। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, ग्रुप डिफरेंट है या सेम है, तब हमेशा डिवीजन इनटू ग्रुप की थ्योरी है। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट ग्रुप है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिफरेंट ग्रुप का मतलब है मल्टीनोमियल थ्योरम। इस मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए क्वेश्चंस के लिए क्या फार्मूले हैं, पहले उस बात को हम रीड कर रहे हैं और इस बात से हम बेटा सीखेंगे कि इन फार्मूलों की एप्लीकेशन क्या होगी। फर्स्ट दो फार्मूले लिखूंगा मैं। फर्स्ट लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर डिफरेंट ग्रुप। फार्मूला लिखा बेटा मैंने, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन वेन ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड। एक फार्मूला मैं लिखूंगा जब ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है। अभी इसका मीनिंग क्लियर करेंगे क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। यही फार्मूला है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के इक्वल है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xr इक्वल टू n वेयर ऑल xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i फ्रॉम 1 टू r। मतलब क्या है बेटा इस लाइन का, जब भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात आएगी किसी भी इक्वेशन की, तो भी मल्टीनोमियल थ्योरम का आइडिया यूज होगा। इसका मतलब है x1 अप टू xr, r ग्रुप में हम n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं रीड कर रहा हूं, x1 अप टू xr मतलब r ग्रुप्स इक्वल टू n। r ग्रुप्स में हमें n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका मतलब x1 ग्रुप में मैंने मान लिया जैसे 5 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए, x2 ग्रुप में 7, तो 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। उन सभी ऑब्जेक्ट्स के का सम दैट इज इक्वल टू n। यही यहां पर लिखा है कि r डिफरेंट ग्रुप में हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट। और बेटा xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहां से शुरू होगा, 0 से। इसका मतलब 0 पे इक्वालिटी है। 0 पे इक्वालिटी का मतलब ये है कि वैल्यूज 0 होंगी। 0 होने का मतलब ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड। ब्लैंक ग्रुप अलाउड का मतलब है वो ग्रुप भी पॉसिबल है जब उस ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट हम ना रखें, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे ब्लैंक ग्रुप। इससे हमने लिखा है व्हेन ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड। इसके बाद एक और मैं थ्योरी लिख रहा हूं, यही बात इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जो इक्वल में n लिखा है वो x की पावर में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x की पावर 0 प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 2 सो ऑन अप टू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर r। ये लिखा बेटा मैंने। अब इस बात का मतलब समझो, इस इक्वेशन को समझने का तरीका समझना। इसका मतलब है कि R ग्रुप में n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमने मान लिया R स्टूडेंट्स हैं जिसमें n चॉकलेट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब नजर आएंगे कॉइन्स, इनको हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मानते हैं जब तक डिफरेंट ना लिखा हुआ हो। तो हम क्या रीड कर रहे हैं, R स्टूडेंट्स में हमें कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, n चॉकलेट। तो n आइडेंटिकल चॉकलेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है R डिफरेंट स्टूडेंट्स। R डिफरेंट स्टूडेंट्स मतलब R डिफरेंट ग्रुप्स। तो बेटा इसका मतलब बना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। x एक डमी वेरिएबल है, x की जगह आप यहाँ अल्फा की पावर n लिखोगे तो अल्फा में इक्वेशन बनाओगे। पहले x1 ग्रुप, x1 ग्रुप का मतलब है x1 स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट को x की पावर 0 मतलब एक भी चॉकलेट ना डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर या का मतलब क्या होता है प्लस, या फिर एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर 2 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर n की n चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल n चॉकलेट है ना, ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए बना। साइमल्टेनियसली यही काम हम x2 स्टूडेंट के लिए सोच सकते हैं कि इसको एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें, या फिर एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, या 2 चॉकलेट, या n चॉकलेट। यही काम हम थर्ड स्टूडेंट के लिए सोच सकते हैं, और यही rth के लिए। तो ये इक्वेशन r टाइम्स मल्टीप्लाई होगी r स्टूडेंट की वजह से, तो होल रेज टू पावर हमने इसके क्या लिख दिया, r। तो बेटा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया। ये फॉर्मूला बुक्स लिखती है, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। इसका रीजन ये है बेटा, जिस टर्म का हम कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, अगर वो टर्म हमें इस सीरीज में बनती हुई नजर आएगी तब ये फॉर्मूला वैलिड था। अगर ये टर्म इस सीरीज में नजर ना आए तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसका मैं रीजन सिंपल एग्जांपल बनाकर लिखूंगा।
एक एग्जाम्पल से मैं एक बात पहले क्लियर कर रहा हूं। आईआईटी एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का टोटल है। पास होने के लिए इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स की बात थी और ये लिखा हुआ था कि पास होने के लिए टोटल 200 बनना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट का टोटल कितना बनना चाहिए था? 200। तो वहां पर भी स्टूडेंट के 0 नंबर आए या 1 नंबर या 2 या 100 मार्क्स का पेपर है अप टू 100, तो x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर 100 लिखा था। तो 4 स्टूडेंट थे, 4 पेपर थे, होल पावर 4 और 200 टोटल बनेगा तब वो पास होगा। तो क्वेश्चन का x की पावर 200। तो यहां पर तो x की पावर 100 तक सीरीज बनी थी क्योंकि पेपर 100 मार्क्स है, यहाँ n 200 था। तो जो कोफिशिएंट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था वो सीरीज में नजर नहीं आया। जब जो कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है जिस टर्म का, अगर वो सीरीज में नहीं है तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं बनता। इसका रीजन है कि बुक में जब इसकी डेरिवेशन लिखी गई बेटा, ये जीपी है, जीपी में एन टर्म्स के सम से आसान होता है इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का फार्मूला। एन टर्म्स में क्या है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जबकि इनफाइनाइट सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर में टर्म्स कम है, तो जब इसका फार्मूला डिराइव किया गया तो इनफाइनाइट टर्म्स की हेल्प से डिराइव किया गया और उसकी हेल्प से ये बना था। तो इनफाइनाइट कब यूज कर सकते हैं, कब नहीं, और रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन बुक कभी ऐसा लिखती नहीं है और सिर्फ ये फार्मूला लिखा होता है। लेकिन हमसे गलती ना हो, इससे मैं एग्जैक्ट बात को पहले डिफाइन कर रहा हूं। जिस टर्म का हम कोफिशिएंट ढूंढेंगे अगर वो सीरीज में नजर आया तो फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ये n+1 टर्म्स की जीपी को सोल्व करेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने चैप्टर में एक्सपेंशन समझी है, उन एक्सपेंशन को यूज करेंगे। बेटा अब इन सभी फार्मूलों को आप याद रखना, मैं इसको अब एग्जाम्पल की हेल्प से कोरिलेट करूंगा। एग्जाम्पल की हेल्प से थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। हमें पहले इक्वेशन जब भी नजर आए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो मल्टीनोमियल थ्योरम। फर्स्ट फार्मूला मैंने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए पूरी थ्योरी लिखी है। तो अभी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। नॉन नेगेटिव मतलब 0 इंक्लूड है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? 0,3, x1 0 x2 3, या फिर 3,0। एक आंसर बनेगा 1,2 और एक बनेगा 2,1। These are नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बने? 4। फार्मूले से कमेंट करते हैं। फार्मूला था n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। n का मतलब है जो इक्वल में लिखा गया, क्योंकि इक्वेशन लिखी थी हमने x1 प्लस x2 अप टू xr इक्वल टू n। तो n इसका 3 है, r कितना है? 2 ग्रुप, 2 ग्रुप का हो या 2 स्टूडेंट। तो अब यहां से n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, जो इक्वल में होता है वो n होता है और जितने ही हैं दीज आर द ग्रुप्स r। तो अब ये बना 4c1, 4c1 कैलकुलेट करोगे बेटा 4 बनेगा। तो 4 आंसर बना, 4 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फार्मूले समझते हैं। फार्मूले के बाद बेटा मैं कोफिशिएंट की थ्योरी लिखूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको अब हम रीड करेंगे, 2 स्टूडेंट में हमें 3 चॉकलेट बांटनी है। ये मतलब बना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखा था, यहां पर n 3 है, जो इक्वल में वो n है, तो कोफिशिएंट हमें ढूंढना है x क्यूब का। इन पहला स्टूडेंट x1, इसको एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें, या 1 चॉकलेट या 2 चॉकलेट या तीनों चॉकलेट, ये मतलब ना। साइमल्टेनियसली यही बात हमें x2 स्टूडेंट के लिए सोचनी है। इस स्टूडेंट को एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें, 1 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, 2 चॉकलेट या 3 चॉकलेट। और कोई स्टूडेंट तो है नहीं। पहले हमने जो थ्योरी लिखी थी वहां पर r स्टूडेंट में n चॉकलेट थी, तो कोएफिशिएंट x की पावर n, एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना, 1 2 या अप टू n। ये सेकंड स्टूडेंट के लिए, थर्ड के लिए था, होल पावर r लिखा था। यहाँ होल पावर कितना बनना है वैसे इसका? 2, क्योंकि 2 है ना, 2 ग्रुप। अब यहां से बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन डायरेक्ट कोएफिशिएंट बनाते हैं। अब मतलब समझना इससे क्या मीनिंग समझ आएगा। x की पावर 0 इंटू एक्स क्यूब, ये बनाएगा x की पावर 3, x की पावर 0 1 है, 1 इंटू एक्स क्यूब, तो कोएफिशिएंट x क्यूब का कितना मिला? 1। यहां से x की पावर 1 x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा, तो कोएफिशिएंट कितना बनेगा? 1 इंटू 1 1। यहां से x स्क्वायर x की पावर 1 में मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब बनेगा, तो कोएफिशिएंट कितना बना? 1 इंटू 1 1। यहां से x क्यूब x की पावर 0 में मल्टीप्लाई होगा, तो कोएफिशिएंट कितना बनेगा? 1। तो बेटा आंसर 4 बना है यहां भी। अब इन 1 का मतलब क्या है बेटा? जब मैं कह रहा हूं x की पावर 0 x की पावर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट मिला, तो इसका मतलब है एक सॉल्यूशन था 0,3, डमी वेरिएबल है x, पावर हमें बता रही है 0,3 सॉल्यूशन। मतलब पहले स्टूडेंट को 0 चॉकलेट, मतलब कि पहले स्टूडेंट में वैल्यू क्या रखी हमने? 0, तब दूसरे की वैल्यू कितनी बनी? 3। तो जब इसको 0 चॉकलेट है तब इसको 3 चॉकलेट है,
जब हम ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तब काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर यहाँ 3 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तब तो सेकंड के लिए बची नहीं। वो बात नहीं सोचना बची नहीं, वो तो जब हम पूरा पैटर्न लिखेंगे वो बात आंसर में नजर आएगी। ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 0 से एक्स क्यूब बना ना, इससे बनाया, तो इसका मतलब जब पहले स्टूडेंट को 3 चॉकलेट मिली तो दूसरे को कितनी मिली 0, तो इक्वेशन तो पूरी लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई करके कितनी टर्म्स बननी है 16 टर्म्स, 16 टर्म्स बनेगी। 16 टर्म्स में से 4 ही है ना वैलिड, तो जिनसे एक्स क्यूब मिलना है, तो वही 4 सॉल्यूशंस हैं जिनसे एक्स क्यूब मतलब इक्वल टू 3 इक्वेशन बनी है। तो अब यहां से बेटा याद क्या रखना है कि इक्वल में जो है वो n कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन पहला स्टूडेंट एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, 1 या 2 या 3, साइमल्टेनियसली दूसरा स्टूडेंट एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 ही है। तो अब यहां से बेटा 4 आंसर बना। अब जो फार्मूले से बना वही यहां से बना। इसका रीजन सिंपल है क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट हम ढूंढ रहे हैं वही सीरीज में नजर आ रहा था। अगर सीरीज में नजर आए तो इसका मतलब फार्मूला वैलिड है। बेटा आप ये बात को क्लियर करते हैं कि सीरीज में टर्म नजर आए तब फार्मूला वैलिड है, टर्म ना नजर आए तो फार्मूला वैलिड नहीं है, क्या बात है। अब समझो, मैंने लिखा है यहां से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से एक्स स्क्वायर का अगर मैं कोएफिशिएंट देखता हूं तो क्या बनेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहीं से मिलेगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, और एक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बनाएगा तो कोएफिशिएंट कितना मिलेगा 1, तो 2 कोएफिशिएंट है। ये बात क्लियर। मैंने क्या किया, सेम आइडिया फिर से लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आगे अगर मैं कोई भी टर्म लिखता हूं एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स की पावर 5, आप कुछ भी लिख दो। अब मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है, तब भी तो 1 एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होके बस यहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिलेगा, और एक्स एक्स में मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। बेटा आप ये देखो कि एक्स क्यूब, एक्स 4 किसी में भी मल्टीप्लाई होंगे इधर, तो कभी एक्स स्क्वायर तो नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले इनकी पावर 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा पावर है, तो फिर किसी में भी मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या रहा 2, ये तो सेम ही रहा आंसर जो यहां था। तो मतलब ये बना बेटा, अगर जो कोएफिशिएंट हम ढूंढ रहे थे वो सीरीज में है, जो कोएफिशिएंट हम ढूंढ रहे हैं वो सीरीज में है, तो उससे हायर पावर लिखने से कोएफिशिएंट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो एक्स क्यूब, एक्स 4 पहली पावर में ज्यादा है, ये किसी में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो जो हमने ये फार्मूले लिखे हैं एक्स की पावर जो है जीपी है, तो जब इनके फार्मूले में एक्स क्यूब के बाद एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 अप टू इंफिनिटी तक भी रख दूं, तो आगे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 तो पहले ही एक्स क्यूब से ज्यादा है, वो कभी भी इन टर्म्स में मल्टीप्लाई हो गए, कभी भी एक्स क्यूब तो नहीं बनाएंगे। तो इनको मैं इनफाइनाइट जीपी में भी कन्वर्ट करूंगा और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले यूज करूंगा तो भी आंसर यही बनेगा बेटा। उस इनफाइनाइट जीपी के ही कंसेप्ट से ये फार्मूला बनाया गया था। तो इनफाइनाइट, हमें ये डाउट रहता है कि टर्म्स तो 4 थी, इनफाइनाइट की कहां से बात आ गई, क्योंकि कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का ढूंढना है, हमें सर्च करना है, उससे हायर टर्म्स, हायर पावर वाले टर्म्स लिखते हैं एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, वो यहां पर कहीं भी मल्टीप्लाई हो, जैसे हमने एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स स्क्वायर से ज्यादा रख दी पावर। अब एक्स क्यूब यहां कहीं भी मल्टीप्लाई हो कभी एक्स स्क्वायर नहीं बनाएगा, एक्स की पावर 4 यहां कहीं भी मल्टीप्लाई हो कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो इनको लिखूं या ना लिखूं, इनसे बनना ही नहीं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू एक्स से ही मिला ना कोएफिशिएंट इसका। तो इसे एक्स्ट्रा टर्म लिखने से और जीपी तक इनफाइनाइट जीपी बनाने से हमारे पास आंसर इफेक्ट नहीं होता है, और ये तब पॉसिबल था जब जो कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं वो पहले से प्रेजेंट है, ताकि उससे हायर पावर लिखेंगे तो वो कम पावर वाला कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन पहले ही सीरीज यहां तक हो, फिर मैं एक्स क्यूब को एक्स्ट्रा लिख दूं तो एक्स क्यूब इंटू 1, एक एक्स क्यूब का एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट आ गया कोएफिशिएंट, तो इससे तो हमें एक्स्ट्रा टर्म मिल गई। तो इसलिए जितनी पावर है उससे ज्यादा लिखने पर आंसर इफेक्ट नहीं होता है, उसी आइडिया को यूज करके ये फार्मूला बनाया गया था। तो इसलिए एग्जैक्ट डेरिवेशन क्या है उन सब पर नहीं जाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, बाइनोमियल थ्योरम में ये सब बातें रीड कर चुके हैं। आपको बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट अमंग आर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ये थ्योरी समझ आनी चाहिए। इस आइडिया को हम यूज करेंगे, और याद रखना जिसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है वो सीरीज में नजर आ गया तो फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज आपको इसे फाइनाइट जीपी मानकर बाइनोमियल यूज करके कंप्लीट काम करना होगा। मल्टीनोमियल थ्योरम से बेटा सेकंड रिजल्ट जो याद रखना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर डिफरेंट ग्रुप। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम, लेकिन ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट।
फार्मूला लिख रहा हूं मैं n-1 CR-1 व्हेन ब्लैंक ग्रुप इज नॉट अलाउड। लास्ट जो फार्मूला था वो था n+R-1 CR-1, तब ब्लैंक ग्रुप अलाउड था, इसमें ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 अप टू xr इक्वल टू n, xi ग्रेटर देन 0 लिखा है मैंने। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मिनिमम 1 से शुरू होंगे, इसका मतलब हर एक ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कम से कम एक ऑब्जेक्ट हर एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी ग्रुप एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए लिखा है कि ब्लैंक ग्रुप इज नॉट अलाउड, कोई भी ग्रुप ब्लैंक नहीं है। तो जब ग्रुप ब्लैंक नहीं है तो कौन से सॉल्यूशन की बात होगी? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस 1 ऑनवर्ड होंगे सभी, तो इसे लिखा है xi ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहां शुरू होंगे? 1 और 1 से ग्रेटर। इसी बात को बेटा अब हम लिखते हैं कोफिशिएंट की थ्योरी से। कोफिशिएंट ऑफ इक्वल में तो n है, मतलब यही है r ग्रुप में n चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, r स्टूडेंट्स में n चॉकलेट, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन पहले स्टूडेंट को। पॉजिटिव इंटीजर की बात है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है, तो कम से कम एक चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। पहले स्टूडेंट को एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, या 2 या 3 या n की n चॉकलेट, n से ज्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि टोटल ही n है। यही बात हम सेकंड स्टूडेंट के लिए सोच सकते हैं कि इसको एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें 2 या n की n, यही थर्ड के लिए और यही rth स्टूडेंट के लिए। तो ये इक्वेशन कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? r टाइम्स, तो होल रेज टू पावर कितना आ जाएगा? r। तो बेटा इसमें बाइनोमियल ये जीपी है, जीपी के फार्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये कोफिशिएंट मिलता है हमें n-1 CR-1, और ये भी तभी फार्मूला वैलिड है जिस टर्म का हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो कोफिशिएंट यहां नजर आया तो फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज फाइनाइट जीपी की हेल्प से हमें बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन यूज करके कंप्लीट डेरिवेशन से हमें आंसर मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखना, इनको मैं सर्कल कर रहा हूं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब ब्लैंक ग्रुप इज नॉट अलाउड, और जिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हम मैथमेटिकल ऐसी इक्वेशन बना सके तो समझ लेना मल्टीनोमियल थ्योरम से हम उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 8 बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी विच हैज 9 आइडेंटिकल बुक्स। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात आ गई। 9 आइडेंटिकल बुक्स ईच ऑन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो बेटा पीसीएम और इंग्लिश में सभी के लिए 9 आइडेंटिकल बुक्स गिवन है। हमें सिलेक्ट कितनी बुक्स करनी है? सिलेक्शन है 8 बुक्स का, सिलेक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो 8 बुक्स का सिलेक्शन मतलब 8 बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात हुई है, ये बुक्स आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात हो तो हमारे पास आइडिया है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा था कि n चॉकलेट को हम r ग्रुप में बांटते हैं, r स्टूडेंट में। अब हमें 8 बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या 8 बुक्स का सिलेक्शन कितने ग्रुप से करना है? 4 ग्रुप। 4 ग्रुप का मतलब एक ग्रुप है मैथ्स ग्रुप प्लस एक फिजिक्स ग्रुप, एक केमिस्ट्री प्लस एक इंग्लिश, इक्वल टू n। n मतलब 8। n चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर 8 बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 8 बुक्स का सिलेक्शन फ्रॉम 4 ग्रुप्स। ये बात क्लियर है? ईच ग्रुप कंटेन्स 9 आइडेंटिकल बुक्स। तो अब यहां से थ्योरी क्या लिखी थी? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं बेटा, रिक्वायर्ड नंबर वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, n कितना है? 8। इन मैथ्स ग्रुप में से एक भी बुक सिलेक्ट ना करें, ऐसा तो लिखा नहीं कि एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करनी है। इस ग्रुप से एक भी बुक सिलेक्ट ना करें मैथ से, या फिर एक बुक सिलेक्ट करें या 2 बुक, या 8 की 8 बुक्स यहां से सिलेक्ट करें। ये बात क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मैथ्स में इटसेल्फ 9 आइडेंटिकल बुक है, फिजिक्स में भी 9, तो 9 अवेलेबल है तो 8 सिलेक्ट हो सकती है ना, इससे वैलिड है। अगर ऐसा लिखा होता 9 की जगह 7 आइडेंटिकल बुक्स ईच ऑन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, तो कोफिशिएंट x की पावर 8 का मतलब पहले मैथ्स से मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूं, 1 बुक 2 बुक, मैक्सिमम 7 तक आता। यही बात मैं सेकंड सब्जेक्ट के लिए सोचता, ये थर्ड यही फोर्थ, तो जो कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं वो सीरीज में नजर नहीं आना था, तब हम फाइनाइट जीपी से इसको सोल्व करते हैं। अब तो हमारे पास हर सब्जेक्ट पे 9 आइडेंटिकल बुक्स हैं, तो मैथ से एक भी बुक सिलेक्ट ना करें, 1, 2 या 8 की 8 बुक्स। 8 बुक्स का सिलेक्शन है ना, x की पावर n मतलब x की पावर 8। यही काम हम फिजिक्स के लिए सोच सकते हैं, एक भी बुक सिलेक्ट ना करें, 1, 2 या 8 की 8 बुक्स। यही केमिस्ट्री, यही इंग्लिश, होल पावर 4 लिख दें। तो बेटा अब जो कोफिशिएंट हम ढूंढ रहे हैं वो यहां पर प्रेजेंट है, इसलिए फार्मूला वैलिड है।
तो हमने मिनिमम 0 से शुरू किया है ना, रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि कम से कम एक बुक हमें हर एक से सिलेक्ट करनी होगी। तो इसका मतलब 0 का मतलब ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड। ब्लैंक ग्रुप का मतलब होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फार्मूला है। n मतलब जो इक्वल में लिखा है, इक्वल में कितना है 8, तो n 8 है। r मतलब नंबर ऑफ ग्रुप, 4 ग्रुप है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, डेट इज 11c3। 11c3 फार्मूला हम जानते हैं, बनेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, 8 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6, तो ये बचेगा 11 इंटू 15, डेट इज 165। डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बना बेटा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 29। इक्वेशन गिवन है बेटा और x y z t पर कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी पॉजिटिव ही हैं। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन में दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए हमने मल्टीनोमियल थ्योरम लिखी है, एक तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। या तो सभी वेरिएबल एक्स वाई जेड टी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाओ, तब वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के फार्मूले से सोल्व होगी इक्वेशन n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर डायरेक्ट इक्वेशन है मैथमेटिकल तब फार्मूले ही यूज करने हैं। अगर हमारे पास थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है तब कोफिशिएंट की थ्योरी लिखकर हम पहले कोफिशिएंट की श्योरिटी करेंगे, टर्म प्रेजेंट है यानी, देन फार्मूले पर जाएंगे। तो अब यहां से बेटा आप देखो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सभी साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा नहीं है। इक्वेशन में फार्मूले तभी वैलिड थे x1 अप टू xr इक्वल टू n इक्वेशन लिखी थी, सभी xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो सभी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाओ या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चॉइस है। बेटा मिनिमम मुझे 0 नजर आ रहे थे, मैं सभी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना रहा हूं। अगर मुझे कहीं भी 0 नहीं नजर आता तो फिर मैं मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बना लेता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बनाओगे तो भी आंसर सेम बनेगा। तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए काम कर रहा हूं, तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। इस x माइनस वन का नाम मैंने x1 मान लिया, ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x1 मतलब x माइनस वन, तो x की वैल्यू हुई x1 प्लस वन, और x1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x की जगह पुट करूंगा यहाँ पर x1 प्लस वन, और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाने। अब y ग्रेटर देन 1, इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात है, ग्रेटर देन 1 इंटीजर कहां से शुरू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से। तो ये बना y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस y माइनस टू का नाम मैंने y1 मान लिया बेटा, तो y1 है y माइनस टू, तो y की वैल्यू y की जगह क्या पुट करेंगे y1 प्लस टू, ये y की जगह पुट होगा, और y1 कैसा नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस z माइनस थ्री का नाम z1 मान ले, तो z1 कितना हुआ z माइनस थ्री, तो z की वैल्यू हो गई z1 प्लस थ्री। इस z की जगह पुट करेंगे z1 प्लस थ्री, वेयर z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा t तो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनाने थे। तो इक्वेशन 1, इसको 1 कह दिया, तो इक्वेशन 1 बन गई x की जगह x1 प्लस वन, y की जगह पर y1 प्लस टू, z की जगह पर z1 प्लस थ्री, और ये t एज इट इज इक्वल टू 29 एज इट इज, ये क्लियर। अब इक्वेशन बन गई x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t, और ये बनेगा 6, राइट में आगे माइनस होगा 23, ये बनेगा वेयर x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कॉमा t दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कौन से सॉल्यूशंस की बात होगी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अब यहां से नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कौन से सॉल्यूशन बने, ये नहीं भी लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है कौन से इंटीग्रल सॉल्यूशन है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फार्मूला क्या है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, जो इक्वल में लिखा होता है डेट इज n, और 4 ये ग्रुप है R4, तो 23 प्लस 4 माइनस वन C4 माइनस वन डेट इज 26 C3। बेटा 4 ऑप्शन में अगर इनकी कैलकुलेशन लिखी होगी तो एनसीआर फार्मूले से कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट ये लिखा है तो यही आंसर होगा, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24 इज। बेटा ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शन में 3 ऑप्शन फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट। पहले तो यही वेरीफाई करते हैं कि आंसर फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हुई है, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो सभी एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ये मैक्सिमम कहां तक आ सकते हैं, एक्स मैक्सिमम 8 तक आ सकता है क्योंकि 3 इंटू 8 24 बनाएगा। एक्स 9 हो गया तो ये 27 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई भी नंबर रखेंगे तो सम 24 पॉसिबल नहीं है। इसे एक्स मैक्सिमम 8 तक आएगा, वाई मैक्सिमम 24 तक और जेड मैक्सिमम 24 तक। मिनिमम ये क्या है, 0 है सभी। तो इसका मतलब 0 से मिनिमम 0 है और मैक्स 24 तक आ सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करनी है तो सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, फाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट के अकॉर्डिंग इन 3 में से ही कोई आंसर बनेगा, लास्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात तो हम डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन समझ सकते हैं। बेटा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो या पॉजिटिव, मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम, ऐसा नहीं है कि आप पुट करना शुरू कर दो x0 y0 z24 तब भी सम 24 बनेगा। तो 0 0 24 के अरेंजमेंट कितने होंगे वो हमें देखना होगा कि x0 y0 24 का मतलब ये नहीं कि आप 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मान लो, तो इसको आप ये भी मान रहे हो जब x24 है y0 z0 तब ये 72 प्लस 0 हो जाएगा ना। तो वो सब तो हम एग्जैक्ट केस नहीं बना सकते, मतलब केसेस बना सकते हैं, उनके अरेंजमेंट की बात हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। x0 y0 z24, x1 y0 z21 तो 3 प्लस 21 24 हो जाएगा। x2 y18 तो 6 प्लस 18 24 प्लस 0 24। इस तरीके के जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे वो हमें काउंट करने हैं। तो बेटा वैसे तो है कि इनमें से जो भी आंसर होगा पहले उतने सारे सॉल्यूशंस लिखे हम, तो मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। जो इक्वल में होता है वो n होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या फाइंड आउट करना है, 24। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 इन दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। x की पावर, बेटा x डमी वेरिएबल माना है, मत सोचते हैं ये x है तो इसे x लिख दिया, आप यहाँ अल्फा लिख दो तो पूरी इक्वेशन हम अल्फा में बनाएंगे। x की पावर नॉन नेगेटिव 0 से शुरू होंगे। हम क्या लिखते थे कि 3x नाम का एक स्टूडेंट है जिसमें हमें 24 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बेटा कुछ पहले यहां से एनालिसिस मैं समझा रहा हूं। हमने जो काम सीखा वो सीखा इसी की इक्वेशन के लिए x1 प्लस x2 अप टू xr, r स्टूडेंट में हमें n चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सब जगह कोएफिशिएंट 1 था, ये एक स्टूडेंट, कहीं भी 3 नहीं था। अब एक आइडिया माइंड में आता है कि इसको 1 होता है तो इसको 1 टाइम ऐसे लिख दें, तो क्या प्रॉब्लम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3x ही बनेगा और y प्लस z। लेकिन थ्योरी किसके लिए है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर डिफरेंट ग्रुप। ये तो तीनों आइडेंटिकल ग्रुप हो गए, तो ग्रुप तो डिफरेंट रहे नहीं, इससे मल्टीनोमियल का आइडिया ही वायलेट हो जाएगा। इससे ये आइडिया भी पॉसिबल नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दो। तो हमारे पास मल्टीनोमियल का आइडिया तो है, लेकिन वो तब है जब सभी जगह कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो यहाँ 3 आने से हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा। डिफरेंट का मतलब था बेटा जब मैंने यहां पर काम किया तो कोएफिशिएंट हो x की पावर n, तो हमने ये बात सीखी कि फर्स्ट स्टूडेंट x1 को एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट अप टू n, ऐसा लिखा था। इस 0 का मतलब था x1 0 तो 1 इंटू 0 0, x1 1 1 इंटू 1 1, x1 2 1 इंटू 2 2, ये मतलब बना। तो अब यहां से इसका मतलब बनेगा जब मैं x को 0 रखूंगा 3 इंटू 0 0, फिर मैं x को 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1 कितना बनेगा 3, तो x की पावर 3 बनेगा। जो x के कोएफिशिएंट होते हैं उसके मल्टीपल पुट किए जाते हैं बेटा। तो अब यहां से एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा ना। अगर मैं x को 1 मानता हूं y को 1 तो ये 3 प्लस 1 4 बनेगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो जब मैं या तो 0 3 इंटू 0 0 या एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 इंटू 1 कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई 73, या फिर 2 रखने से कितना बनेगा x की पावर 6, फिर x की पावर 9, अब 2 x को 8 रखेंगे कितना बनेगा 24, तो x की पावर 8। ये बात क्लियर है। तो 3 के मल्टीपल आएंगे बेटा, 3 के मल्टीपल हम यहां पर पुट कर रहे हैं, सॉरी 8 पुट करेंगे कितना बनेगा 24, 3 के मल्टीपल नंबर्स। क्लियर है ये बात। तो यहां पर 1 के मल्टीपल थे, जो 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, तो 1 के लिए मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। लेकिन 3 है तो अब हमें इस बात को रिलेट करना समझ आना चाहिए, यहाँ 1 के मल्टीपल थे 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ 3 है तो 3 के मल्टीपल्स, ये क्लियर। अब यहां से साइमल्टेनियसली बेटा x को मैं 9 रखूंगा तो 27 चॉकलेट की बात नहीं कर सकते ना, मैक्सिमम 24 है। सपोज करो यहाँ इक्वल में 25 होता तो x8 पे 24 बना, x9 पे 27 चॉकलेट ही नहीं है क्योंकि हम मान रहे हैं x20, अगर हम इक्वल टू 25 मानते तो मैक्सिमम कितनी है 25 चॉकलेट, तो 27 तो पॉसिबल नहीं है, तब भी हम 24 तक ही लिखते। क्लियर। अब y नाम का एक स्टूडेंट है,
इस स्टूडेंट को कोई भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो एक्स की पावर 0, बेटा वाई की पावर 0 मत लिख देना, क्योंकि एक्स डमी वेरिएबल है, ये एज्यूम कर रखा है हमने। या फिर एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करें या 2 या 3 या अप टू मैक्सिमम कितनी 24। ये काम हम जेड के लिए करेंगे, एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें 1 2 या 24, तो वाई और जेड के लिए सेम इक्वेशन आएगी, होल स्क्वायर लिख दें इसका। तो अब यहां से बेटा जिसका कोएफिशिएंट हम ढूंढ रहे हैं वो यहां पर प्रेजेंट है, तो आप इनको इनफाइनाइट जीपी में रिप्लेस कर सकते हो। ये मत सोचना कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन के फार्मूले अप्लाई कर दें, क्योंकि सिंगल सीरीज नहीं है, 2 सीरीज है, एक सीरीज और एक ये। 2 सीरीज होने की वजह से फार्मूला यूज नहीं होगा, अब कैलकुलेशन बनेगी। सिंगल सीरीज में फार्मूला है, और सिंगल सीरीज में भी सभी पावर क्या हो 0 1 2, यहां पर तो 3 की मल्टीपल पावर है, इसलिए आपको ये एग्जैक्टली सोल्व करना होगा बेटा। तो अब यहां से मैंने ये बताया था अगर जो कोएफिशिएंट हम ढूंढ रहे हैं वो नजर आ जाए तो आप उसको उसकी हायर पावर्स ऐड करके इनफाइनाइट जीपी में रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का जो फार्मूला है वो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के फार्मूले से टफ है, इसलिए हम इनफाइनाइट सम को प्रेफर करते हैं। इनफाइनाइट सम में सिर्फ आता है a अपॉन 1 माइनस आर, जबकि फाइनाइट सम में क्या बनता है जीपी में a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो उसमें 1 माइनस आर की पावर n एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जब भी हमारे पास जो कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं वो सीरीज में नजर आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, सीरीज को इनफाइनाइट जीपी में रिप्लेस कर देना। बेटा इस इनफाइनाइट जीपी की बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसका 3 का मल्टीपल यहाँ 27 आना है, 30 आना है अप टू इंफिनिटी। ये एक्स की पावर 0 एज इट इज, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 अप टू एक्स की पावर 24, एक्स की पावर 25, एक्स की पावर 26 अप टू इंफिनिटी, ये होल स्क्वायर एज इट इज। ये बात क्लियर? बेटा आप ये देखो 24 से हायर पावर मैंने लिखी है, किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो कभी एक्स की पावर 24 नहीं बनाएगा, ये ऑलरेडी इसकी पावर 27 है। किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई होगा पावर ऐड करेंगे तो कभी 24 नहीं बनेगा। यहां भी 24 से ज्यादा जो पावर की टर्म्स लिखी हैं एक्स की पावर 25, एक्स की पावर 26, 25 यहां कहीं भी मल्टीप्लाई होगा तो कभी भी एक्स की पावर 24 नहीं बनाएगा। तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स लिखने से कोएफिशिएंट इफेक्ट नहीं होता, इससे हम एक्स्ट्रा टर्म्स लिख के इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला यूज करते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी के अकॉर्डिंग a अपॉन a मतलब फर्स्ट टर्म एक्स की पावर 0 है, a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना बनेगा एक्स क्यूब, और ये a अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस एक्स होल पावर 2। बेटा मैं दोनों फार्मूले इससे यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे तो वापिस यही आऊंगा मैं। मुझे ये बताना है जहां पावर 1 के अलावा 2 3 4 एक से ज्यादा पावर हो वहां पर फार्मूला हेल्पफुल होता है, लेकिन पहला क्वेश्चन इसे सभी को जीपी के अकॉर्डिंग समझो। तो ये बना 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -2, बेटा ऐसा बना। इस कोमास का मतलब है कोएफिशिएंट एक्स की पावर 24। तो बेटा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में लिखी थी, जब n नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शनल तो हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर -n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nc1x प्लस n प्लस 1 c2x स्क्वायर प्लस n प्लस 2 c3x क्यूब एंड सो ऑन। इसका मैंने डेरिवेशन आइडिया सब लिखा हुआ है बाइनोमियल की वीडियोस में, लेकिन फिलहाल अब इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा क्योंकि आप देखो 1 माइनस एक्स की पावर -n टाइप है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? मल्टीनोमियल में यही एक्सपेंशन बार बार यूज होती है, क्योंकि जीपी के फार्मूले की वजह से 1 माइनस आर आता है, ऊपर आगे वो 1 माइनस एक्स की पावर -n टाइप हो जाता है। तो अब यहां से 1 प्लस n जो माइनस के साथ है वो n है, माइनस के साथ 2 है तो n2 है, या माइनस का 1 है तो n1 है, nc1 जो c का लोअर स्क्रिप्ट है वही x की पावर है, फिर n से 1 ज्यादा n प्लस 1 से 1 ज्यादा 2 वही x की पावर, n प्लस 1 से 1 ज्यादा n प्लस 2 से 1 ज्यादा 3 वही x की पावर एंड सो ऑन, ऐसा पैटर्न है। तो अब यहां पर x की जगह कौन आ जाएगा x क्यूब, तो ये बनेगा 1 प्लस n1 है nc1 x की जगह x क्यूब, n प्लस 1 2 बनेगा n प्लस 1 c2 x क्यूब का स्क्वायर, x की जगह x क्यूब है प्लस सो, ये लिखते हो। ये बना 1 प्लस n2 है 2c1x, x है यहां पर n माइनस n नहीं है -2 तो n2 हुआ, n को 2 यहां रखूंगा कितना बनेगा 3c2x स्क्वायर, फिर n को 2 यहां रखेंगे कितना बनेगा 4c3x क्यूब प्लस हो। बेटा जहां पावर 2 है इसका मैं होल स्क्वायर नहीं लिख सकता था, वहां इस जीपी का एडवांटेज है कि पावर हट गई बात,
इससे कुछ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पावर पहले ही बाहर 1 थी या -1। इसको सोल्व भी करोगे, एनसीएन होता है 1। एनसीएन की कैलकुलेशन बायनोमियल कोएफिशिएंट है, कैलकुलेट करोगे 1, तो ये एनसीएन है। जो एन वही एन, 1c1 1, 2c2 1, आगे 3c3 1 बनेगा, तो ये बनेगा 1 + x³ + x⁻6 + x⁻9 सो ऑन। तो आप देखो ये तो वही जीपीआई 1 + x³ x⁻6 एंड सो ऑन। इससे कुछ नया नहीं है क्योंकि इसकी बाहर पावर 1 थी। जिसकी पावर 1 नहीं होती बेसिकली वहां जीपी हेल्प करती है हमें, क्योंकि इस जीपी से बाहर पावर हट गई। बट पहला क्वेश्चन से मैंने ये सब लिख दिया ताकि आपको आइडिया समझ आए। अब यहां से 1 + 2c1 x था बेटा, प्लस 3c2 प्लस 4c3 प्लस सो। बेटा मुझे किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि अभी स्टेप के बाद तो कैलकुलेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻24 इन, अब 1 किस में मल्टीप्लाई होगा, x⁻24 में, वो x⁻24 का कोएफिशिएंट होगा। तो बेटा अब कैसे समझना है, x⁻3 है तो लॉग स्क्रिप्ट 3 3 से 1 ज्यादा, x⁻2 है तो लॉग स्क्रिप्ट 2 2 से 1 ज्यादा, ये पैटर्न है। तो 1 × x⁻24 से x⁻24 का कोएफिशिएंट मिलेगा और x⁻24 मिलेगी यहाँ पे टर्म x² x³ तो कोई ना कोई x⁻24 तो आएगा। तो x⁻24 के लिए c का लोअर स्क्रिप्ट क्या होगा 24, अपर स्क्रिप्ट 1 ज्यादा 25। बेटा x² है तो लोअर स्क्रिप्ट 2, अपर स्क्रिप्ट 1 ज्यादा, क्यूब है तो लोअर स्क्रिप्ट 3, अपर स्क्रिप्ट 1 ज्यादा। तो x⁻24 है तो लोअर स्क्रिप्ट 24 ऊपर, अपर स्क्रिप्ट 1 ज्यादा लिखेंगे। अब x³ किस में मल्टीप्लाई होगा, x⁻24 बने, x³ x⁻21 में, यहां तो कोएफिशिएंट 1 है, वहां x⁻21 का कोएफिशिएंट क्या होगा, c का लोअर स्क्रिप्ट 21, 1 यहां पर ज्यादा 22। x6 किस में मल्टीप्लाई होगा 24 बने, x⁻18 में, तो 18 के लिए यहां तो 1 है, वहां से क्या बनेगा c18, 18 से 1 ज्यादा। आप देखो बेटा पैटर्न नजर आएगा, 25 से 3 कम, 22 से 3 कम 19, और यहां पर 1 कम है इससे, तो 19 से 3 कम 16, 16 यहां 1 कम, 16 से 3 कम 13, ये 1 कम, 13 से 3 कम 10, 10 आएगा 7, फिर 4, फिर 1, तो लास्ट टर्म क्या आएगी 1c0। मैं लास्ट टर्म लिख दी। अब सिंपल कैलकुलेशन में यही कंप्लीट कर रहा हूं बेटा। NC1 is n, NCn - 1 is also n, तो ये NCn - 1 है, n25 है तो n - 1 24, NCn - 1 होता है n, तो ये 25 बना। नेक्स्ट में बनेगी 22, फिर बनेगा 19, लास्ट बनेगी 1। तो आप ये देखो 3 के डिफरेंस पे एपी है, 3 के डिफरेंस पे एपी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसका 9, काउंट कर सकते हो ना, 25 से 3 कम, 22 से 3 कम 19, तो 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे 9 टर्म्स है। एपी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बेटा ये बना। तो ये 26/2 कितना हो गया 13 × 9, कितना आंसर बन गया, यहां पर लिख रहा हूं मैं, दैट इज 117 रिक्वायर्ड आंसर। तो 117 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो बेटा इस क्वेश्चन में याद रखना कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो जो कोएफिशिएंट होता है उसके मल्टीपल लिखे जाते हैं। 3 है तो 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 × 2 x को 2 रखूंगा 6, 3 के मल्टीपल। यहां कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के मल्टीपल, तो ये पैटर्न याद रखना है आपको। तो आगे तो जीपी के आइडियाज हैं, जो कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं तो उसको पहले इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट करोगे। तो याद रखना जहां पावर 1 से ज्यादा है उसमें ये फार्मूला हेल्प करेगा, वो पावर को हटा देगा। जहां नहीं है पावर उसका एलईडी चलने दो चाहे, क्योंकि ये अरेंज करके भी तो यही आया मैं वापिस से। तो ये सब पैटर्न याद रखने हैं। ए ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आप टॉपिक डिस्कस करें एक्सटेंशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। इस आइडिया का जनरलाइजेशन लिख रहे हैं बेसिकली, इसको मैंने एज ए रिजल्ट लिख दिया है थ्योरी को, ये हमें बातें याद रखनी है। इफ देयर आर एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, जैसे हमने मान लिया कि अल्फा एल टाइम्स है, बीटा एम टाइम्स है, गामा एन टाइम्स है, तो ये अल्फा अपने आप में आइडेंटिकल हुए एम टाइम्स, बीटा अपने आप में आइडेंटिकल है अल्फा एल टाइम्स बीटा एम टाइम्स, गामा एन टाइम्स है तो गामा अपने आप में आइडेंटिकल है। तो एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, एम ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड एंड सो ऑन। Then number of ways of selecting R object out of these L plus M plus N so on object is, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात है, L अपने आप में आइडेंटिकल, M अपने आप में आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम। तो अब जो इक्वल में है मतलब हमें कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं R, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर R इन,
पहले एल ऑब्जेक्ट एक जैसे, मैंने मान लिया समझने के अल्फा एल टाइम है, मैं एक भी अल्फा सिलेक्ट ना करूं एक्स की पावर 0, या एक अल्फा सिलेक्ट करूं, अल्फा चॉकलेट मान लो, या एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूं, या 2 चॉकलेट, या फिर एल की एल चॉकलेट्स एक्स की पावर एल, सभी एल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूं, या सभी अल्फाज मैं सिलेक्ट करूं, एक ही मतलब है इनका। तो अब यहां से सिमिलरली एम ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड बीटा एम टाइम्स मान ली, सिलेक्शन की बात है, मैं एक भी बीटा सिलेक्ट ना करूं, या एक बीटा सिलेक्ट करूं, या 2 बीटा अप टू एम बीटास, ये मतलब बनेगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना। इसी तरीके से एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड, एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें, 1 2 एंड सो ऑन, एन के एन ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट होगा, डेट विल बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा इसका मतलब यह सपोज करो ये एक्स की पावर 0, यहां से एक्स की पावर 0, यहां से एक्स की पावर आर, बाकी सबसे एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर आर बनेगा। इसका मतलब मैंने 0 अल्फा सिलेक्ट किए एल में से, 0 बीटा सिलेक्ट किया एम में से, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। मतलब यह है कि अगर यहां से एक्स की पावर आर है, बाकी सब 0, सभी 0 है, तो गामा जो है वो आर गामास मैंने सेलेक्ट कर दिए। ये बात समझ आ रहे हैं? पावर बता रहे हैं कि कितने ऑब्जेक्ट वन काइंड के सिलेक्ट हुए हैं, कितने सेकंड काइंड से और कितने थर्ड काइंड एंड सो ऑन से, ये पावर्स बताते हैं हमें। सिमिलरली परमुटेशंस की बात करें हम, कॉम्बिनेशन की जगह, नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उनका अरेंजमेंट, तो आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन आर फैक्टोरियल, अरेंजमेंट की बात। अब एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, एक भी सिलेक्ट ना करें, या 1 या 2, जैसे ही 2 पर आएंगे, ये 2 आइडेंटिकल हैं, जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं परमुटेशन उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ये याद रखते हैं। या फिर हम 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तीनों आइडेंटिकल हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, या एल ऑब्जेक्ट्स अपॉन में एल फैक्टोरियल। तो परमुटेशन में जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, ये बात क्लियर है? तो बेटा हम याद ऐसे रखते हैं, जितनी पावर उतने फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, 0 के लिए 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो वो तो बात सेम बैलेंस रही। बाकी आगे जो फैक्टोरियल लिखने थे पावर वाले, तो बेटा मतलब ये जितनी पावर उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब एम ऑब्जेक्ट, इनके अरेंजमेंट कोई भी सिलेक्ट ना करें, या एम में से 1 या 2 या एम, सभी एम सिलेक्ट कर लिए, इनटू में बेटा मल्टीप्लिकेशन का डॉट लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करे थर्ड काइंड से, या 1 या 2 या एन के एन ऑब्जेक्ट्स सभी एंड सो ऑन, ये मतलब है ना। सपोज करो 2 अल्फा सेलेक्ट किए, 3 बीटा और बाकी r-5 गामा, तो 2 अल्फा तो एक्स स्क्वायर से 2 मिलेगा, तो 2 अल्फा आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा, आर का अरेंजमेंट तो आर फैक्टोरियल, 3 बीटा तो एक्स क्यूब होगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, और r-3 गामा तो r-3 के लिए अपॉन में r-3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये सभी फैक्टोरियल अपॉन में जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट उतने फैक्टोरियल से हम साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जितने टोटल है उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हमारे पास आइडियाज है अगर वन काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड की बात नजर आए। मैं इस आइडिया को डिस्कस कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि एग्जामिनेशन वर्ड लिखा हुआ है, परमुटेशन वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या 4 अल्फाबेट। तो बेटा आप ये देखो, इनमें इन वर्ड्स में कोई कोई अल्फाबेट ऐसा होता है जो रिपीटेड होता है, जैसे एग्जामिनेशन में ए रिपीटेड है, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की आई रिपीटेड है, तो हमारे पास एन रिपीटेड है, तो जो रिपीट कर रहे हैं वो अपने आप में आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मल्टीनोमियल से सोल्व करेंगे। सोल्व हम केसेस बनाकर भी कर सकते हैं, स्कूल लेवल की बुक में केसेस से काम किया होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार क्वेश्चन सोल्व करते हुए एक भी केस स्किप हो गया, मिस हो गया, तो आंसर गलत बनेगा, फिर फाइंड आउट करना विद इन लिमिटेड टाइम कहां गलती हुई है, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम मल्टीनोमियल का ही आइडिया प्रेफर करेंगे, तो इस आइडिया को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। बेटा पहले तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स को लिख लेंगे, कौन रिपीटेड है कौन रिपीटेड नहीं है। इसमें 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स एन, बाकी सब 1 1 टाइम है, 11 अल्फाबेट्स हैं टोटल।
ये नहीं कि आप ऐसा लिख दो 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और वो भी तब बनेगा टेकन ऑल एट ए टाइम, जब मैं 11 के 11 को यूज कर रहा हूं। उसने तो कहा है कि 4 लेटर्स के अरेंजमेंट लिखने हैं और 4 लेटर्स के ही कॉम्बिनेशन लिखने हैं। तो इसका मतलब हमें 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। बेटा अगर मैं केसेस के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं तो मैं ऐसे डिस्कस करूंगा, 4 का मतलब है चारों डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट अल्फाबेट कितने हैं? 5 ही है, एक एन एक आई एक ए, एक एक अल्फाबेट इनमें से 3 ये और 5 ये, 8 तो डिस्टिंक्ट है, 3 के ये 3 रिपीटेड है, तो 8 में से कोई 4 सेलेक्ट कर ले। या फिर एक केस कोई अल्फाबेट कोई 2 टाइम्स रिपीट कर जाए। रिपीटेड का मतलब है कोई भी 3 में से एक पेयर 3C1, तो पेयर आने के बाद सपोज करो ये आ गया तो और कोई पेयर तो नहीं चाहिए, 5 ही और एक एक ये अल्फाबेट, क्योंकि सिंगल सिंगल यूज करेंगे तो पेयर नहीं है, तो 7C2, 7 में से कोई 2 और कोई एक पेयर, तो 4 अल्फाबेट। फिर एक पेयर के बाद 2 पेयर, तो 3 में से कोई 2 पेयर सेलेक्ट करेंगे तो 4 अल्फाबेट आ गए, 2 पेयर। तो इस तरीके के केसेस बनाकर हम ऐड करें। ठीक है, इसमें तो 3 ही केस बन रहे हैं, 3 या 4 केस बनेंगे, लेकिन हमारे पास उस आइडियाज में दिक्कत ये रहती है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि कई बार केस स्किप होने से आंसर फिर गलत हो जाता है। तो इसमें हमने आइडियाज फिक्स कर लिया, मल्टीनोमियल से ऐसे क्वेश्चन को रीड करना। जब रिपीटेड ऑब्जेक्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर सिलेक्ट करने हो, 3 लेटर 4 5 और रिपीटिशन नजर आ जाए। फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ये तब यूज होता है जब टेकन ऑल एट ए टाइम हो, अदरवाइज सभी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ लेटर्स की सिलेक्शन या अरेंजमेंट है तो मल्टीनोमियल। अब रीड कैसे करें बेटा, 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, तो कोएफिशिएंट हो x की पावर 4, 4 का सिलेक्शन है ना, तो x की पावर 4 ढूंढेंगे। इन 2 ए हैं, ये अपने आप में आइडेंटिकल है, कोई भी ए सिलेक्ट ना करें, या एक ए सिलेक्ट करें या 2 ए सिलेक्ट करें, 2 से ज्यादा कर ही सकते। सेवेंटी ये बात मैं 2 आई के लिए सोचूंगा, कोई भी आई सिलेक्ट ना करे, या एक आई या 2 आई। यही बात 2 एन के लिए सोचेंगे, कोई भी एन सिलेक्ट ना करे, एक एन या 2 एन, तो ये 3 टाइम्स आएगा ये, तो इसका होल क्यूब। ये बात क्लियर है। अब ई 1 ऑब्जेक्ट है लेकिन अपने आप में आइडेंटिकल है, कोई भी ई सिलेक्ट ना करे या एक ही सिलेक्ट करे, एक से ज्यादा ही है ही नहीं, ये ब्रैकेट यही बन। सिमिलरली एक्स के लिए कोई भी एक्स सिलेक्ट ना करे या एक एक्स सिलेक्ट करे, सेम इक्वेशन। कोई भी एम सिलेक्ट ना करे या एक एम सिलेक्ट करे, यही इक्वेशन। कोई भी टी सिलेक्ट ना करे या एक टी सिलेक्ट करें, सेम, यही ओ के लिए। तो ये इक्वेशन इन 5 की वजह से 5 बार लिखी जाएगी, होल रेज़ टू पावर 5। बेटा 1 प्लस एक्स बनेगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर है, एक्सपेंशन जानते हैं, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स की तरह मान लेंगे, बाइनोमियल से ओपन करेंगे, देन फर्दर सोल्व कर लेंगे, और फिर टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोएफिशिएंट एक्स की पावर 4 फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल टू 136। बेटा इसकी कैलकुलेशन आप अरेंज करोगे, क्योंकि एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, आपको सिंपल 1 प्लस इसको कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करना है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर उसमें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की फर्दर एक्सपेंशन, फिर ये 1 प्लस एक्स की पावर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करोगे, तो कोएफिशिएंट का सम बनेगा 136, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी में ही बेटा हमें नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट करना है 4 लेटर्स का। अब अरेंजमेंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 लेटर्स का अरेंजमेंट इन, तो 4 का अरेंजमेंट कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, पहले 4 का अरेंजमेंट। अब ये 2 ए, कोई भी ए सिलेक्ट ना करें या एक ए सिलेक्ट करें या दोनों ए सिलेक्ट करें, 2 ए मतलब आइडेंटिकल, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। याद रखने का क्या तरीका बताया, जितनी पावर उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो साइमल्टेनियसली, आंसर तो सेम ही रहा ना, ये 1 रहेंगे अपॉन में। यही बात हम 2 आईज के लिए सोचेंगे, कोई भी आई सिलेक्ट ना करे, एक आई या 2 आई, अरेंजमेंट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, यही बात 2 एन के लिए, क्यूब हो गया। अब एक ही है, कोई भी सिलेक्ट ना करें या एक ही सिलेक्ट करे, एक ही है तो बस पावर 1 तक आएगा, जैसे 2 ए थे तो पावर 2 तक आया, तो अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यही बात हम एक्स के लिए लिखेंगे, एम टी और ओ के लिए, होल पावर कितना बन जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना, जो कोएफिशिएंट आएगा लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 फैक्टोरियल से, तो कोएफिशिएंट है एक्स की पावर 4, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये बनेगा 2454। मैं इनके आंसर लिख रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कैलकुलेशन से देखोगे यही आंसर बनते हैं या नहीं, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। IIT 1978 का ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं एक एडवांस लेवल की भी बात करूंगा,
जो मल्टीनोमियल में फर्दर और एडवांस क्या सोच सकते थे, वो आइडिया इस क्वेश्चन से मैं डिस्कस करूंगा। 6x हैव टू बी प्लेस इन द स्क्वेयर्स ऑफ द फिगर बिलो। ये फिगर गिवन है, सच दैट ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1x। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। इस फिगर में बेटा 8 स्क्वेयर है, हमें 6x प्लेस करने हैं। तो 6x, x 6 टाइम्स है, तो 6x मतलब x अपने आप में आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट। x को 6 टाइम्स लिखूंगा तो आइडेंटिकल हुए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो इसका मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम। ये बात क्लियर? इसको मैंने सर्कल कर दिया बेटा। इसका मतलब x 6 टाइम्स है, आइडेंटिकल है। तो अब आप देखो मैंने फर्दर सॉल्यूशन में 2 डायग्राम बना रखे हैं। इसका रीजन इसने कहा है कि इन 8 स्क्वायर में हमें 6x प्लेस करने हैं, लेकिन विद द कंडीशन ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1x। हर एक रो में कम से कम 1x होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड नंबर लिखता हूं, टोटल 8 बॉक्स हैं। 6x को प्लेस करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए? 6 बॉक्स। 8c6 कर दिया प्लेस। हर एक बॉक्स में एक x रखा गया। प्लेस ही तो करना है, कोई अरेंजमेंट थोड़ी ना करना है। वैसे ही सभी आइडेंटिकल है। 6 का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, सभी आइडेंटिकल 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल ही होना था। हमें सिर्फ प्लेस करना है, उठाकर उनको रखना है। तो 6x को उठाकर रखने के लिए मुझे 6 बॉक्स चाहिए, तो मैंने 8 में से कोई भी 6 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए। तो ये रैंडम आंसर हुआ। अगर ये कंडीशन ना होती, ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1x, तो ये इसका आंसर था। 8c6 कैलकुलेशन आप जानते हो 28 बनेगा ये 28। लेकिन अब कंडीशन लिख दी कि हर रो में कम से कम 1x होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 केस नहीं आएंगे। 2 केस कौन से समझो? सपोज करो मैं 2x यहां लिखूं और 2 यहां पर। 6x है तो 2x तो इस रो में रखने ही पड़ेंगे, तब तीनों रो में कम से कम 1x तो नजर आएगा। लेकिन हमें टोटल केस में से वो केस हटाने हैं जब एक रो एम्प्टी रह गई। तो इसका मतलब अगर 6x ऐसे प्लेस कर दें, इस तरीके से प्लेस करेंगे तो ये रो एम्प्टी रह गई। अगर 6x को हम यहां पर प्लेस कर दें इन 2 रो में, तो ये रो एम्प्टी रह गई। तो रो एम्प्टी रहेगी तो ये 2 केस पॉसिबल नहीं है बेटा। ये केस नहीं बन सकता कि फर्स्ट और थर्ड रो में 2-2 x रखे हैं, तब 2x रखने के लिए ये रो तो यूज होगी। तो इस रो में तो आने ही है। तो 2 ही केस बने जब हमारे पास रो एम्प्टी रह गई। तो इसमें लिखा था रो में एटलीस्ट 1x होना चाहिए, इसका रो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो ये 2 केस हैं 8c6 में से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन टोटल नंबर ऑफ केस में से ये 2 केस क्या कर देंगे? माइनस। तो 28 - 2 दैट इज 26। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वेयर्स बहुत कम है, 8 स्क्वेयर। अगर होते यहीं पर 40-50 स्क्वेयर तो मैं ऐसे काउंट करके नहीं बता सकता था कि यहाँ 6 को यहां रख दें, इनमें ना रखे, इनमें रख दें, इन रोज में तो रिमेनिंग रोज में ना रखे। तो काफी कैलकुलेटिव है। स्क्वेयर्स का नंबर ज्यादा हो जाए तो जनरल थ्योरी क्या है जिससे मैं इसको रीड करता। मैं फिर से सोच रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन को और लिख दिया। मुझे कितना एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है? 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 ढूंढना है मुझे। 6 आइडेंटिकल है ना, तो जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन आर डिफरेंट ग्रुप, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। तो x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढते हैं जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो कोफिशिएंट x की पावर 6 ढूंढेंगे इन। अब विद कंडीशन है कि हर रो में कम से कम 1x होना चाहिए। डायग्राम है, 2 स्क्वायर है पहली रो में, तो 2 स्क्वायर में से मैं कम से कम 1x तो रखना ही पड़ेगा एक स्क्वायर में। तो 2 में से 1 स्क्वायर सिलेक्ट करो और वहां पर 1x रख दूं, x की पावर 1 डमी वेरिएबल। 2 स्क्वायर में से कोई एक स्क्वायर सिलेक्ट करें 2c1 और उसमें 1x रख दें, x की पावर 1। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं दोनों में से दोनों स्क्वायर सिलेक्ट कर लूं इस रो के और 2x रखने पड़ेंगे, फिर x की पावर 2। क्या ये पैटर्न समझ आ रहा है? जब भी बॉक्स की थ्योरी है तो पहले बॉक्स सिलेक्ट होगा फिर x रखा जाएगा। हम मल्टीनोमियल में क्या करते थे कि एक भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें, 1 या 2, एटलीस्ट 1 की बात की है तो मिनिमम 1 चॉकलेट से शुरू करेंगे। तो वहां पर्सन पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन यहाँ पर x रखने के लिए इस बॉक्स में x रखूं या इसमें, 2 में से एक, इस रो में एक ही x रखना है तो कोई एक स्क्वायर यूज होगा, या मैं दोनों ही स्क्वायर में रख दूं। तो इसका मतलब 2 में से कोई एक बॉक्स सिलेक्ट करके एक x रखूं या दोनों सिलेक्ट करके 2x रखूं। अब यही बात मैं सेकंड रो में सोच रहा हूं, एटलीस्ट 1x तो रखना है। तो 4 स्क्वायर है सेकंड रो में, 4 में से एक स्क्वायर सिलेक्ट करूं वहां पर 1x रख दूं, या 2 स्क्वायर सिलेक्ट करूं 2x रख दूं, 3 स्क्वायर सिलेक्ट करूंगा तो 3x पुट करूंगा, 4 स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे तो 4x पुट करेंगे। ये बात क्लियर? अब थर्ड रो,
कम से कम एक एक्स तो रखना ही है। तो थर्ड रो में भी दो स्क्वायर में से एक स्क्वायर सेलेक्ट करें, एक एक्स रख दें, या फिर दो में से दोनों स्क्वायर सेलेक्ट करें, दो एक्स रख दें। ये बना। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 26 बनता है या नहीं। ये बात समझ आई। पहले स्क्वायर का सिलेक्शन फिर एक्स रखेंगे। तीन स्क्वायर सिलेक्ट हुए थे, एक्स की पावर 3, क्योंकि 3 एक्स रखे जाएंगे वहां पर। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इन बेटा 2c1 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, दोनों सेम ही तो है। 4c1 दैट इज 4x, 6x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस x4, ये बना। अब यहां से कैलकुलेशन है, कोएफिशिएंट है एक्स की पावर 6 इन 4x स्क्वायर x4 प्लस 4x क्यूब, ये एज इट इज 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x4। आप यहां से एक x कॉमन करो, यहां से एक x स्क्वायर, तो x क्यूब अलग हो गया, तो रिमेनिंग में किसका कोएफिशिएंट ढूंढ लेंगे, x क्यूब का, क्योंकि x क्यूब इंटू x क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 6। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल कैलकुलेशन बना रहा हूं। x स्क्वायर को किसमें मल्टीप्लाई करें, x की पावर 6 बने, x स्क्वायर इंटू x4, ये तो यहां से 4 यहां से 1, तो कोएफिशिएंट कितना बना 4। बेटा मैंने यहां पर ये लाइन बना दी इस प्रोडक्ट के लिए, तो कोई कंफ्यूजन हो। अब x4 x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तब x की पावर 6 बनेगा, यहां से 1 यहां से 6, तो प्लस 6। अब x क्यूब, x 6 चाहिए तो x क्यूब इंटू x क्यूब, ये बनेगा x की पावर 6, 4 इंटू 4 दैट इज 16। और कोई तो टर्म नहीं आगे, इससे आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो कितना बना बेटा 4 प्लस 6 10 प्लस 16 26, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सेम बना। ये आईआईटी का 1978 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन इससे मैं ये थ्योरी भी डिस्कस करना चाहता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। आज हमने सिर्फ एक टॉपिक पे काम किया है, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीएनसी। जनरली इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी 99% मैक्सिमम चांस रहता है। तो जितने वैरायटीज के टाइप्स के क्वेश्चन थे वो सब मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो मल्टीनोमियल की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।